के पास अभी इन बातों पर विचार करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। उस नन्ही चिड़िया नीलिमा की हालत बहुत खराब थी। अगर वह मदद के लिए नहीं गया तो शायद वह उस विशाल गौरैया के हाथों मारी जाएगी। चंपा, चलो जल्दी चलकर मदद करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वह बेचारी नन्ही चिड़िया सच में उस विशाल गौरैया का शिकार बन जाए। विराट ने चंपा से कहा। जी मालिक। चंपा ने सिर हिलाया। इतना कहकर वह बिजली की रफ्तार से उस विशाल गौरैया की ओर उड़ चली। यह देखकर विराट के चेहरे पर थोड़ी मायूसी छा गई, क्योंकि वह अभी भी प्राचीन महाद्वीप के भारी दबाव को तोड़ने में असमर्थ था और उड़ नहीं सकता था। लेकिन नीलिमा और चंपा इस दबाव को झेलने और उड़ने में सक्षम थीं। यह देखकर विराट उस ओर दौड़कर नहीं गया, बल्कि वापस स्थानांतरण व्यूह में घुस गया और प्राचीन महाद्वीप से बाहर निकलकर शार्दूल को बुलाने चला गया। प्राचीन महाद्वीप में दोबारा प्रवेश करने के बाद विराट शार्दूल की पीठ पर सवार हुआ और युद्ध के मैदान की ओर उड़ चला। मैदान में चंपा के आ जाने से नीलिमा की स्थिति में काफी सुधार हुआ था, लेकिन उस विशाल गौरैया की ताकत बहुत ही ज्यादा थी। चंपा और नीलिमा के एक साथ मिलकर लड़ने के बावजूद वे केवल बराबरी का मुकाबला कर पा रहे थे और हमले से ज्यादा उन्हें बचाव करना पड़ रहा था। नीलिमा का एज और फीनिक्स रक्तवंश और चंपा का स्वर्गीय फीनिक्स रक्तवंश उस बेहद शक्तिशाली गौरैया को दबाने में बिल्कुल बेअसर साबित हो रहे थे। उल्टा उस गौरैया की खूंखार और प्राचीन आभा उन दोनों पर भारी पड़ रही थी। जब विराट और शार्दुल वहां पहुंचे तो उन चारों ने मिलकर काफी देर तक एक भीषण लड़ाई लड़ी। तब जाकर वे उस खूंखार गौरैया को खदेड़ने में कामयाब हुए। अपनी संयुक्त ताकत के बावजूद वे केवल उस गौरैया को भगा ही सके। उसे मारना तो उनकी क्षमता से परे था। उस गौरैया का रक्षा कवच बहुत मजबूत था। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वे उसे केवल मामूली चोटें ही दे पाए, कोई भी जानलेवा घाव नहीं दे सके। उन्होंने अपनी संख्या और थकान की रणनीति का सहारा लेकर उस गौरैया को थकाया, तब जाकर उसे भगाने में सफलता मिली। ओरी मूर्ख चिड़िया, तूने उस गौरैया से पंगा क्यों लिया? उस खूंखार गौरैया को भगाने के बाद विराट थकान से लगभग निढाल हो गया था। उसने नीलिमा की ओर देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मैं बस उस धारा के पार वाले जंगल को देखना चाहती थी। वहां के फल बहुत रसीले लग रहे थे तो मैंने सोचा कि एक तोड़कर छक लूं, लेकिन जैसे ही मैं जंगल के किनारे पहुंची, अंदर घुसने से पहले ही उस बदसूरत चिड़िया ने मुझ पर हमला कर दिया। नीलिमा ने सिर झुकाकर कहा। उसकी आवाज में एक पीड़ित भाव था। क्या मैंने तुझे मना नहीं किया था कि उस धारा के पार मत जाना? तूने मेरी बात अनसुनी कर दी, विराट ने गुस्से में कहा। किस्मत अच्छी थी कि उड़ते समय कोई बड़ी मछली धारा से बाहर नहीं कूदी, वरना अब तक तू किसी का भोजन बन चुकी होती। हालांकि नीलिमा प्राचीन महाद्वीप में उड़ सकती थी, लेकिन वह बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ सकती थी। इस प्राचीन महाद्वीप में जमीन से जितनी दूर जाओगे, आकाश और पृथ्वी का दबाव उतना ही भारी होता जाएगा। उसकी वर्तमान उड़ने की ऊंचाई पर अगर कोई बड़ी मछली धारा से कूदती तो वह शायद एक ही निवाले में खाई जाती। विराट ने अपनी आंखों से देखा था कि एक चिड़िया धारा के ऊपर उड़ रही थी और अचानक पानी से एक बड़ी मछली ने छलांग लगाकर उसे निगल लिया था। नीलिमा को विराट से बहुत डांट पड़ी थी, लेकिन अपनी गलती जानते हुए उसने बस अपना सिर झुका लिया, जैसे कोई बच्चा गलती करने के बाद चुपचाप खड़ा हो जाता है, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। इस घटना से सबक लेते हुए विराट फिर से सतर्क हो गया। उसने प्राचीन महाद्वीप के स्थानांतरण व्यूह के बाहर एक गोपन व्यूह स्थापित किया, जिससे वह पूरी तरह छिप गया। वह प्राचीन महाद्वीप में बहुत लंबे समय से शांति से रह रहा था और उसका दिमाग धीरे धीरे लापरवाह हो गया था। वह इस महाद्वीप के खतरों को कुछ हद तक भूल गया था। नीलिमा वाली घटना के बाद ही विराट फिर से चौकन्ना हुआ। यह प्राचीन महाद्वीप उसके लिए न केवल एक कभी न खत्म होने वाला खजाना था, बल्कि एक बेहद खतरनाक दुनिया भी थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वे इस खतरनाक दुनिया की सामाजिक श्रेणी में सबसे निचले पायदान पर थे। इस दुनिया का सबसे साधारण पक्षी या मछली भी उनके लिए जानलेवा खतरा बन सकती थी। विराट ने न केवल स्थानांतरण व्यूह के बाहर गोपन व्यूह लगाया, बल्कि रक्षात्मक व्यूह, भ्रमजाल और कई अन्य परतों के व्यूह भी स्थापित किए, जिससे यह जगह एक बेहद मजबूत किले में बदल गई। इस तरह अगर वे प्राचीन महाद्वीप में किसी खतरे का सामना करते तो वे किसी भी समय इस किले में पीछे हट सकते थे, बजाय इसके कि नीलिमा की तरह उस गौरैया से आमने सामने लड़ने के लिए मजबूर होना पड़े। वैसे नीलिमा की ताकत के साथ अगर वह वास्तव में चाहती तो उसके पास स्थानांतरण व्यूह तक भागने का मौका था, लेकिन उसे डर था कि वह गौरैया उसका पीछा करते हुए वहां तक आ जाएगी और स्थानांतरण व्यूह को नष्ट कर देगी, जिससे विराट भविष्य में प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए घास के मैदान में वापस भागने के बाद गौरैया को अभी भी पीछे आते देख उसके पास उससे आमने सामने लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। नीलिमा को इस बार बहुत नुकसान उठाना पड़ा और उसने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन जब उसकी ताकत बरच जाएगी तो वह उस बदसूरत पक्षी से हिसाब बराबर करेगी। यह सच में अपमानजनक था। उसने कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाया था, इतनी बेइज्जती। स्थानांतरण व्यूह के चारों ओर कई व्यूह स्थापित करने के बाद विराट, चंपा और नीलिमा ने प्राचीन महाद्वीप में अपना प्रशिक्षण शुरू किया। हालांकि शार्दुल विराट के क्षेत्र की रखवाली करने के लिए महाद्वीप से बाहर चला गया। भले ही विराट, चंपा और नीलिमा प्रशिक्षण ले रहे थे, लेकिन वे मुख्य रूप से घास के मैदान के पास ही रहे और ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं की। विराट ने इस अवसर का उपयोग घास के मैदान में रास्ते बनाने के लिए किया, जो अंततः एक विशाल ऋण में मिल गए। घास के मैदान को आधार और रास्तों को ऋण के रूप में उपयोग करते हुए विराट ने एक शक्तिशाली व्यूह का निर्माण किया। उसने प्राचीन महाद्वीप में अपना खुद का आधार बनाना शुरू कर दिया। अपना सबक सीखने के बाद नीलिमा बहुत अधिक आज्ञाकारी हो गई थी। विराट के पीछे पीछे चलती और रास्ते साफ करने में उसकी मदद करती। बेशक चंपा भी इसमें शामिल हो गई, खरपतवार साफ करना, रास्ते खोलना और व्यूह स्थापित करना। विराट ने कटी हुई घास को बर्बाद नहीं किया, इसके बजाय उसने उस सब का उपयोग अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल पर वापस भेजने के लिए किया और फिर वापस तलवार संप्रदाय में, जहां इसका उपयोग संप्रदाय की रस विद्या कार्यशाला में महाब्रह्म ज्ञान गोली को परिष्कृत करने के लिए किया गया। प्राचीन महाद्वीप पर अपने निरंतर प्रशिक्षण के साथ विराट का दायरा और युद्ध कला की नींव लगातार मजबूत होती गई। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी साधना पहले ही लघु महान क्षेत्र के मध्य चरण की सीमा तक पहुंच चुकी थी और वह अंतिम चरण में पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं था। इस बीच प्राचीन महाद्वीप पर प्रशिक्षण के दौरान चंपा का दायरा भी तेजी से स्थिर हो गया और उसकी युद्ध शक्ति अकल्पनीय गति से बरक रही थी। युमेश शाही शहर में पशुपालन संप्रदाय के मुख्यालय में एक भारी भरकम डील डॉल वाला युवक पहुंचा। हालांकि वह केवल अर्ध आरोहण लोक में था, लेकिन उसकी आभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, जिससे एक जंगली बेलगाम ऊर्जा निकल रही थी। उसके बगल में दो विशालकाय खूंखार जानवर चल रहे थे। एक 6 पंखों वाला आग जैसा लाल शेर, अग्निपंख सिंहा, दूसरा सुनहरी आंखों वाला तेंदुआ, स्वर्ण नेत्र तेंदुआ। हालांकि दोनों जानवर भी केवल अर्ध आरोहण लोक में थे, लेकिन उनकी शक्तिशाली आभा भारी दबाव डाल रही थी। युवक के बगल में बांस जैसी आंखों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जो मध्य आरोहण लोक में था।
इन 2 जानवरों और बुजुर्ग व्यक्ति के अलावा 1 दर्जन से अधिक योद्धा युवक के पीछे चल रहे थे। उन 1 दर्जन लोगों में से अधिकांश अर्ध आरोहण लोक के योद्धा थे और कई प्रारंभिक आरोहण लोक के भी थे। इनमें से अधिकांश योद्धाओं के साथ विभिन्न खूंखार जानवर भी थे। प्रणाम छोटे मालिक, प्रणाम एल्डर केदार, करण, योगेश और सोहन ने उस भारी भरकम युवक और उसके बगल वाले मध्य आरोहण लोक के योद्धा का अभिवादन किया, आदरपूर्वक झुकते हुए। यह भारी भरकम युवक कोई और नहीं बल्कि पशुपालन संप्रदाय का युवा मालिक भैरव था। उसके बगल में बांस जैसी आंखों वाला बुजुर्ग उसका निजी अंगरक्षक एल्डर केदार था। उसके बगल में मौजूद 2 खूंखार जानवर प्रसिद्ध अग्निपंख सिम्हा और स्वर्ण नेत्र तेंदुआ थे। इन औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। भारी भरकम युवक भैरव ने अपना हाथ लहराया। करण, मुझे तुम्हारा संदेश मिला और मैं उत्तरी महाद्वीप से यहाँ भागा चला आया। क्या तुम्हारी जानकारी सटीक है? भैरव ने करण की ओर मुड़कर पूछा। भला मैं, करण, छोटे मालिक को ऐसी बात के बारे में धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? करण ने काफी गंभीरता से कहा। अगर यह कोई और होता तो मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन मैं केवल इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि यह तुम्हारी जानकारी है। करण, मुझे यह भी विश्वास है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। भैरव ने करण के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि छोटे मालिक, यद्यपि उस लड़के के पास वास्तव में प्राचीन विदेशी जानवरों के रक्तवंश वाले 2 प्राचीन जानवर हैं, लेकिन उस लड़के की उत्पत्ति रहस्यमय है और उसकी ताकत कमजोर नहीं है। यहां तक कि लोह पर्वत संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख प्रवीण सिंह को भी उस लड़के के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने उस लड़के पर हमला करने के लिए 10 से कम आरोहण लोक विशेषज्ञों का नेतृत्व नहीं किया था, लेकिन केवल प्रवीण सिंह खुद बच पाए और लगभग पूरी सेना नष्ट हो गई। इसलिए यदि छोटा मालिक वास्तव में उस लड़के के पास उन 2 विदेशी जानवरों को मांगने जाना चाहता है तो सावधान रहना सबसे अच्छा है। करण एक पल के लिए हिचकिचाया और उसे याद दिलाया। करण, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि दाव संघ की विभिन्न ताकतों के बीच बड़े लोग कौन हैं? मैंने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। वह लड़का शायद कोई देहाती गंवार है जिसकी किस्मत चमक गई और उसे कोई बड़ा अवसर मिल गया। उस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक लोह पर्वत संप्रदाय के प्रमुख प्रवीण सिंह की बात है, क्या वह कचरा मुझ छोटे मालिक से तुलना कर सकता है? भैरव ने व्यंग्य के साथ कहा। वह प्रवीण सिंह को एक हाथ से मसल सकता था। चलो रास्ता दिखाओ, मेरे साथ आओ, भैरव ने हाथ लहराते हुए कहा। भैरव के शब्द सुनकर सोहन उत्सुकता से आगे बढ़ा। उसका चेहरा चापलूसी भरी मुस्कान से भरा हुआ था। छोटे मालिक, कृपया मेरे साथ आएं। इतने दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार उसे यह मौका मिल ही गया था। छोटे मालिक के खुद कार्रवाई करने के साथ वह छोटा जानवर निश्चित रूप से अपने भाग्य से नहीं बच पाएगा। समूह एक भव्य जुलूस में युवराज युवान के निवास की ओर उड़ चला। इस दृश्य ने तुरंत पूरे युमेश शाही शहर के अनगिनत योद्धाओं को सचेत कर दिया। पशुपालन संप्रदाय का युवा मालिक भैरव दाव संघ के भीतर पहले से ही एक प्रसिद्ध हस्ती था। युमेश शाही शहर में उसके आगमन ने पहले ही अनगिनत निगाहें अपनी ओर खींच ली थीं। अब वह पशुपालन संप्रदाय के इतने सारे विशेषज्ञों का नेतृत्व करते हुए युवराज युवान के निवास की ओर जा रहा था, जिससे यह मामला बेहद सनसनीखेज बन गया था। युमेश शाही महल, शाही अध्ययन कक्ष। महाराज, पशुपालन संप्रदाय के युवा मालिक भैरव ने दूसरे राजकुमार के निवास की ओर विशेषज्ञों की एक बड़ी संख्या का नेतृत्व किया है। क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए? छाया में खड़ी एक आकृति ने सम्राट महाराज युद्धवीर के सामने आदरपूर्वक झुककर पूछा। यह सुनकर महाराज युद्धवीर कुछ देर तक स्थिति को घूरते रहे, लंबे समय तक चुप रहे और अंत में बोले, हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस देखो। किंतु छायादार आकृति कुछ और कहना चाहती थी। मैंने कहा ना, हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, महाराज युद्धवीर ने जोर देकर कहा, भावशून्य होकर बोलते हुए। जी महाराज। महाराज युद्धवीर की बात सुनकर छायादार आकृति के पास सहमत होने और पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महाराज युद्धवीर ने युवराज युवान के निवास की दिशा में देखा। उनके चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति थी। वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि नीले वस्त्रों वाला वह युवक आखिर है कौन। वे इतने समय से युमेश शाही शहर में थे, फिर भी कोई उसकी उत्पत्ति नहीं जानता था। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ था जब प्रवीण सिंह ने लोह पर्वत संप्रदाय के विशेषज्ञों का नेतृत्व करते हुए युवराज युवान के निवास पर रात में छापा मारा था, जिसके परिणाम स्वरूप उनका लगभग पूरा सफाया हो गया था। लोह पर्वत संप्रदाय प्रमुख प्रवीण सिंह भागने के बाद से वरुण प्रांत की चौकी में छिपे हुए थे, बिना एक शब्द बोले। इसलिए इन सभी घटनाओं के बावजूद नीले वस्त्र वाला युवक रहस्य में डूबा रहा। कोई उसकी उत्पत्ति या गहराई नहीं जानता था और यहां तक कि युवराज युवान का निवास भी अविश्वसनीय रूप से गोपनीय लग रहा था। और युवराज युवान अंत तक इस युवक का अनुसरण करने के लिए दृढ़ संकल्पित लग रहा था। यहां तक कि युमेश के सम्राट द्वारा बार बार बुलाए जाने पर भी युवराज युवान अपने निवास को छोड़ने से बचने के लिए लगातार बहाने बनाता रहा। महाराज युद्धवीर इस मामले को लेकर बेहद क्रोधित थे। पहले युवराज युवान उनके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब यह नालायक बेटा अभिमानी हो गया था और उनके आदेशों को सीधे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा था। अब जब पशुपालन संप्रदाय का युवा मालिक भैरव व्यक्तिगत रूप से नीले वस्त्र वाले उस युवक के लिए मुसीबत खड़ी करने गया था, तो वे स्वाभाविक रूप से तमाशा देखकर खुश थे। भैरव जैसे उस्ताद के शामिल होने के साथ उन्हें विश्वास नहीं था कि नीले वस्त्र वाला युवक अपनी असली ताकत छिपा पाएगा। उस युवक की पृष्ठभूमि आज पूरी तरह से उजागर हो जाएगी। युमेश शाही शहर, वरुण प्रांत। छोटे मालिक जबिन, मैंने सुना है कि पशुपालन संप्रदाय का युवा मालिक व्यक्तिगत रूप से युवराज युवान के निवास पर उस विराट नाम के व्यक्ति के लिए मुसीबत खड़ी करने गया है। क्या हमें चलकर तमाशा देखना चाहिए? युमेश राजवंश के सबसे बड़े राजकुमार युगवीर ने जबिन से उत्साहित होकर कहा। हाँ, तुम जाओ और देखो और मुझे तुरंत रिपोर्ट करो, जबिन ने हाथ लहराते हुए कहा। अरे, क्या छोटे मालिक जबिन नहीं जा रहे हैं? राजकुमार युगवीर ने यह सुनकर झिझकते हुए उस विराट के साथ गहरी दुश्मनी नहीं थी। क्या वह सच में विराट को मुसीबत में देखने का इतना अच्छा शो मिस कर देगा? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे स्थिति की रिपोर्ट करना एक ही बात है, जबिन ने हाथ लहराते हुए कहा। अपने पिता एल्डर गंगाधर के आने से पहले उसने मन बना लिया था कि वह वरुण प्रांत के क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा। विराट का डर उसकी हड्डियों में बसा हुआ था। जब तक विराट मारा नहीं जाता वह तमाशा देखने नहीं जाएगा, अन्यथा जब तक विराट जीवित था वह बिल्कुल पास नहीं जाएगा। तो क्या हुआ अगर वह भैरव था? भैरव मजबूत था, लेकिन विराट को कम करके नहीं आंका जा सकता था, खासकर जब से जबिन जानता था कि विराट ने कभी भी नवनाग दिव्य अग्निढाल की नकल जैसे शक्तिशाली हथियार का उपयोग नहीं किया था। इसके अलावा विराट के पास न केवल नवनाग दिव्य अग्निढाल की नकल थी, जो एक 9वीं रैंक का शीर्ष गुणवत्ता वाला आध्यात्मिक पत्थर का जादुई हथियार था, बल्कि उसके पास एक जादुई कंगन भी था जो समान शक्ति का था, जो चंपा के पास था।
अगर विराट को हद तक धकेला जाता है और वह इन दो शक्तिशाली हथियारों को खोल देता है तो भैरव उनका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। अगर वह तमाशा देखने जाता है और विराट बेकाबू हो जाता है तो वह अनिवार्य रूप से मौत को दावत दे रहा होगा। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि विराट की जीत की गारंटी है। भैरव की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता और अफवाह है कि उसके पास भी एक बहुत शक्तिशाली खजाना है। इसके अलावा भैरव के साथ पशुपालन संप्रदाय के कई विशेषज्ञ भी हैं। कुल मिलाकर भैरव के जीतने की अधिक संभावना है। ठीक है। जबिन की बातें सुनकर राजकुमार युगवीर ने बेबसी से कहा। वह थोड़ी अवमानना महसूस किए बिना नहीं रह सका। यह छोटा मालिक जबिन वास्तव में बेकार था। अपनी तेजी से सुधरती साधना के बावजूद वह अभी भी इतना अक्षम था। उसे पहले से ही पछतावा होने लगा था। ऐसे कायर का अनुसरण करने में उसका क्या भविष्य हो सकता है। नीले वस्त्र वाले युवक का जबिन का डर बिल्ली को देखकर चूहे जैसा था। क्या उस पर भरोसा करना वास्तव में यथार्थवादी है कि वह नीले वस्त्र वाले विराट नाम के युवक से निपटेगा। यह सोचकर राजकुमार युगवीर को पछतावे की एक टीस महसूस हुई। उसे इस निकम्मे का अनुसरण करने से बेहतर जानना चाहिए था। हालांकि अब जब वह गलत रास्ते पर था तो उतरना इतना आसान नहीं होगा। जबिन उस नीले वस्त्र वाले विराट को संभालने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन उससे युगवीर से निपटना आसान होगा। युमेश शाही शहर, युवराज युवान का निवास। शार्दुल, जो विराट के कमरे के दरवाजे पर लेटा हुआ था, ने अचानक दूर आकाश की ओर देखा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है। इतने सारे विशेषज्ञ इस तरफ उड़ रहे हैं। क्या वे यहाँ हंगामा करने आए हैं। रास्ता दिखाने वाला पशुपालन संप्रदाय का वह मोटा आदमी है। लानत है, वे सच में यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए हैं। यह देखकर शार्दुल तुरंत मुड़ा और विराट के कमरे में भाग गया। एक झपकी के साथ उसने विराट को सूचित करने के लिए अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में प्रवेश किया। थोड़ी देर बाद विराट अनंत परम मीनार से चंपा, शार्दुल और नीलिमा के साथ बाहर निकला। विराट ने दूर आकाश की ओर देखा। योद्धाओं की विशाल लहर उनकी ओर उड़ रही थी और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हे भगवान, यह तो सच में कभी न खत्म होने जैसा लगता है। वूश! कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान को भी बाहर की हलचल का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी एकांत साधना को त्याग दिया और अपने प्रशिक्षण कक्षों से बाहर निकल आए और जल्दी से विराट के पास पहुंच गए। पशुपालन संप्रदाय का युवा मालिक भैरव। अपनी ओर उड़ रहे योद्धाओं के समूह के नेता को देखकर कुंवर चंद्रभान आश्चर्य से चिल्लाया। कुंवर चंद्रभान, क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो। विराट ने उसकी ओर मुड़कर पूछा। मैंने उसे पहले नहीं देखा है, लेकिन मैंने पशुपालन संप्रदाय के प्रसिद्ध युवा मालिक भैरव के बारे में अनगिनत बार सुना है। उसके साथ आने वाले दो खूंखार जानवरों को पहचानना आसान है, कुंवर चंद्रभान ने कहा। क्या वह बहुत मजबूत है। विराट ने पूछा। बहुत मजबूत, कुंवर चंद्रभान ने गंभीरता से कहा। मैंने सुना है कि उसने एक बार आरोहण लोक के अंतिम चरण के योद्धा को हराने का अद्भुत कारनामा किया था। इतना मजबूत, विराट ने आश्चर्य से कहा। तो वह वैदेही से बहुत ज्यादा मजबूत है। वैदेही की ताकत ज्यादा से ज्यादा आरोहण लोक के मध्य चरण के योद्धा को हराने के लिए पर्याप्त थी और उसके और आरोहण लोक के अंतिम चरण के योद्धा के बीच अभी भी काफी अंतर था। लेकिन पशुपालन संप्रदाय का यह युवा मालिक भैरव वास्तव में आरोहण लोक के अंतिम चरण के विशेषज्ञ को हराने में सक्षम था। उसकी ताकत अकल्पनीय थी। मालिक, वैदेही केवल पृथ्वी योद्धा सूची में 30वें स्थान पर है, लेकिन पशुपालन संप्रदाय का युवा मालिक भैरव पृथ्वी योद्धा सूची में 6ठे स्थान पर एक शीर्ष विशेषज्ञ है। वैदेही की ताकत अभी भी उससे काफी अलग है, कुंवर चंद्रभान ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। इसके अलावा न केवल वह खुद बेहद मजबूत है, बल्कि उसके पास मौजूद दो खूंखार जानवर भी आरोहण लोक के अंतिम चरण के विशेषज्ञ को टक्कर देने की ताकत रखते हैं। यह सुनकर विराट के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई। ऐसा लग रहा था कि आज का दिन वाकई काफी परेशानी भरा होने वाला था। गनीमत यह थी कि अब चाहे वह खुद हो, चंपा, शार्दुल, नीलिमा या यहाँ तक कि युवराज युवान और कुंवर चंद्रभान, उन सभी की ताकत में काफी सुधार हुआ था। अन्यथा अगर उसे यह स्थिति तब मिली होती जब वह पहली बार युमेश शाही शहर आया था, तो वह इसे संभालने में सक्षम नहीं हो पाता। अब चंपा, शार्दुल और नीलिमा सभी अर्ध आरोहण लोक में पहुंच गए थे और उनमें से प्रत्येक वास्तव में वैदेही की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। बेशक इसका मतलब यह है कि वह वैदेही की तुलना में बहुत मजबूत है जो कुछ साल पहले थी। वह महिला वैदेही की युद्ध कला प्रतिभा कमजोर नहीं है और उसने उसे प्राचीन महाद्वीप के जल से युक्त 10 गोलियां भी दी थीं। अब वैदेही के साथ आखिरी बार अलग हुए कई साल बीत चुके हैं। उस महिला की युद्ध कला योग्यता के साथ इन वर्षों में उसकी ताकत स्थिर नहीं रहनी चाहिए थी। अरे छोटे यांग, तू सच में दूसरों को सिर पर चढ़ा रहा है। वे बस कुछ मामूली अर्ध आरोहण लोक के योद्धा हैं। एक ही दायरे वालों में शेरू दादा कभी किसी से नहीं डरा। मेरे बॉस को उकसाने की हिम्मत की तो एक एक करके शेरू दादा उनका सफाया कर देगा। यह सुनकर शार्दुल ने कुंवर चंद्रभान की ओर देखा और एक भारी आवाज में कहा, शार्दुल सही कह रहा है। हम ताकत का जवाब ताकत से देंगे। चूंकि वे हमारे दरवाजे पर आए हैं तो चलो उनका अच्छा स्वागत करते हैं। विराट ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा। हालांकि विरोधी की ताकत मजबूत थी, लेकिन इतनी मजबूत नहीं थी कि विराट उनसे डरे। विरोधी के पास आरोहण लोक के अंतिम चरण के विशेषज्ञ के बराबर ताकत है, लेकिन चंपा, शार्दुल और नीलिमा भी काफी शक्तिशाली हैं। हालांकि चंपा, शार्दुल और नीलिमा ने कभी आरोहण लोक के असली अंतिम चरण के विशेषज्ञ के खिलाफ नहीं लड़ा है, लेकिन विराट का मानना है कि उनमें से प्रत्येक वास्तव में एक औसत आरोहण लोक के अंतिम चरण के विशेषज्ञ से कमजोर नहीं है। भैरव के नेतृत्व में समूह जल्दी से युवराज युवान के निवास के ऊपर उड़ गया। तुम छोटे जानवरों, हमारे पशुपालन संप्रदाय के युवा मालिक को आया देखकर तुम लोग घुटने टेककर उनका स्वागत क्यों नहीं करते। क्या तुम मरना चाहते हो। मोटा आदमी सोहन नीचे विराट और उसके समूह पर गुस्से में चिल्लाया। भैरव का साथ पाकर उसका हौसला बढ़ गया था और अब वह विराट से नहीं डरता था। आज वह उस दिन विराट द्वारा लगभग मारे जाने का हिसाब बराबर करने और अपना बदला लेने जा रहा था। मोटे, उस रात मालिक ने तेरी जान बख्श दी और आभारी होने के बजाय तू अपने मालिक की ताकत के भरोसे कुत्ते की तरह काम कर रहा है। उनके सामने बेतहाशा भौंक रहा है। तू वास्तव में एहसान फरामोश है। कुंवर चंद्रभान ने सोहन के अहंकारी शब्दों को सुनते ही तुरंत पलटवार किया। हालांकि भैरव एक बड़ा नाम था, वह वास्तव में पशुपालन संप्रदाय के बड़े पैमाने पर हमले से डरता था। हालांकि परिस्थितियों की परवाह किए बिना वह अब विराट का अधीनस्थ था, जिसने विराट से कृतज्ञता का एक बड़ा कर्ज प्राप्त किया था। इस मोटे आदमी को इतना अहंकारी देखकर वह स्वाभाविक रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था। एक अधीनस्थ के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना था और वह अपमानजनक बातें चिल्लाने में सबसे आगे रहने के लिए बाध्य था। जहां तक पशुपालन संप्रदाय को नाराज करने के परिणामों की बात है, उसे अब इसकी परवाह नहीं थी। वैसे भी विराट ने उसकी जान बचाई थी। ज्यादा से ज्यादा वह विराट की दया के बदले में अपनी जान दे देगा। कुंवर चंद्रभान, तुझमें सच में बहुत हिम्मत है। तू छोटे मालिक के सामने इतना गुस्ताख होने की हिम्मत कैसे कर सकता है। क्या तू मरना चाहता है। कुंवर चंद्रभान के शब्द सुनकर सोहन आग बूला हो गया।
तू किसे डराने की कोशिश कर रहा है? मेरी जान यहीं है, अगर हिम्मत है तो आकर ले ले। कुंवर चंद्रभान ने तिरस्कारपूर्वक कहा। हम्फ, कुंवर चंद्रभान, आज तू मरा, न केवल तू मरा, बल्कि तेरे पीछे का चंद्र राजवंश भी बर्बाद हो गया। सोहन ने कुंवर चंद्रभान को घूरा। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया, क्योंकि वह चिल्लाया। सोहन के शब्द सुनकर कुंवर चंद्रभान के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। सोहन की बातों ने स्पष्ट रूप से उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। वह खुद मौत से नहीं डरता था। युद्ध की दुनिया में घूमते हुए उसने बहुत पहले ही जीवन और मृत्यु की परवाह करना छोड़ दिया था। इन वर्षों में उसने अनगिनत जोखिमों का सामना किया था और आज तक जीवित रहना पहले से ही भाग्य का एक हिस्सा था। हालांकि वह अपने वंश को फंसाने से डरता था। कुंवर चंद्रभान का चेहरा रंग बदलते देख सोहन ने शान से कहा, क्या डर गया? अगर डर गया है तो घुटने टेक और चुपचाप सिर झुका। अगर तू हमारे छोटे मालिक का दिल जीत सका तो हम तेरी जान बख्शने पर विचार कर सकते हैं। हे प्रतिष्ठित पशुपालन संप्रदाय, तुम्हारे पास बस दूसरे लोगों के परिवारों को धमकाने की यह घिनौनी चाल बची है। तुम्हारा पशुपालन संप्रदाय वास्तव में छोटे चोरों, नीच, बेशर्म, कपटी और गंदे खलनायकों का झुंड है। तुम या तो नकाबपोश राजमार्ग डकैती करते हो या कमजोरों को सताने और मजबूतों से डरने की इस तरह की बदमाशी। मुझे लगता है कि तुम्हारे पशुपालन संप्रदाय को अपना नाम बदलकर कुत्ता पालन संप्रदाय या मुर्गी पालन संप्रदाय रख लेना चाहिए। विराट ने अपने सामने पशुपालन संप्रदाय के योद्धाओं पर नजर डाली और एक व्यंग्य के साथ कहा, बॉस, ये कचरा, इन्हें कुत्ता नियंत्रक संप्रदाय या मुर्गी नियंत्रक संप्रदाय कहना भी कम है। रीढ़ की हड्डी वाले असली मुर्गियां और कुत्ते ऐसे कमीनों द्वारा नियंत्रित होने के लिए तैयार नहीं होंगे। मुझे लगता है कि इनका नाम बदलकर मुर्गी चोर संप्रदाय या कुत्ता छीना संप्रदाय रखना ज्यादा उचित होगा। शार्दुल ने तुरंत अपनी बात जोड़ी। यह समझ में आता है। मुर्गी चोर संप्रदाय और कुत्ता छीना संप्रदाय वास्तव में अधिक उपयुक्त हैं। विराट ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। विराट और शार्दुल के समन्वित हमले को सुनकर आकाश में पशुपालन संप्रदाय के सभी योद्धा पीला पड़ गए। तू दुस्साहसी पागल, तू मेरे पशुपालन संप्रदाय का इस तरह अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तू छोटा जानवर, आज तू मरा। तू छोटा कमीना, इतनी गुस्ताखी के साथ आज कोई तुझे नहीं बचा सकता। छोटे मालिक, मुझे जाने दो और इस अहंकारी छोटे जानवर को नष्ट कर देने दो। पशुपालन संप्रदाय के योद्धा गुस्से में दहाड़े। यह देखकर भैरव ने अपना हाथ उठाया, सभी को शांत रहने का संकेत दिया। पशुपालन संप्रदाय के इस युवा मालिक की स्पष्ट रूप से भीड़ के बीच भारी प्रतिष्ठा थी। उसका इशारा देखकर पहले से उग्र पशुपालन संप्रदाय के योद्धा चुप हो गए। लड़के, तुझमें बहुत हिम्मत है। ये जानते हुए कि हम पशुपालन संप्रदाय से हैं, फिर भी तू ऐसे अहंकारी शब्द बोलने और हमारा अपमान करने की हिम्मत करता है। क्या तू जानता है कि तू जो कर रहा है वह पूरे पशुपालन संप्रदाय के खिलाफ उकसावा है? भैरव ने विराट को घूरा, प्रत्येक शब्द को जानबूझकर जोर देकर बोला। हे, तो क्या क्या तुम इतने महान हो? तुम मुर्गियां और कुत्ते चोर संप्रदाय, तुम्हें मुझे सताने की अनुमति है, लेकिन मुझे जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है। विराट ने मजाक उड़ाया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे केवल अपने मुर्गियां और कुत्ते चोर संप्रदाय की प्रतिष्ठा से डरा सकते हो, जिससे मैं चुपचाप आत्मसमर्पण कर दूं और तुम्हारी दया पर रहूं? खैर, क्षमा करें, तुम निराश होगे। वह मुसीबत को उकसाना नहीं चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इससे डरता था। क्योंकि मुसीबत पहले ही दरवाजा खटखटा चुकी थी, इसलिए अधीनता का नाटक करना विराट की शैली नहीं थी। उसका एकमात्र रास्ता अपने विरोधी के खिलाफ निर्णायक रूप से हमला करना था। केवल हिंसा को रोकने के लिए हिंसा का उपयोग करके और हत्या को रोकने के लिए हत्या करके दुश्मन को वास्तव में चोट पहुंचाई जा सकती है, जिससे बुरे इरादों वाले लोगों को उसे फिर से उकसाने से रोका जा सके। तू छोटे जानवर, चूंकि तूने मौत को चुना है, इसलिए मुझे क्रूर होने के लिए मत कोसना। ये छोटा मालिक देखना चाहता है कि तेरी औकात क्या है, जो इतनी अहंकार से बोलने की हिम्मत करता है। भैरव ने विराट को घूरा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी और एक सर्द आवाज में कहा। इतना कहकर उसने अपना हाथ पलटा और एक हथेली से विराट पर वार किया। हवा में से एक विशालकाय हाथ प्रकट हुआ, जिसमें अकल्पनीय भयानक दबाव था और विराट के सिर की ओर नीचे आ गिरा। विराट के बगल में खड़ी चंपा ने यह देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार घुमाई, उस विशालकाय हाथ पर वार किया। बेहद तेज तलवार की रोशनी ने आकाश को चीर दिया। विशालकाय हाथ से सीधे टकराई। धड़ाम, दोनों टकराए और हिंसक ऊर्जा की लहरें सभी दिशाओं में बाहर की ओर बह गईं। जिस क्षण दोनों टकराए, अचानक युमेश शाही शहर के ऊपर आकाश से प्रकाश का एक स्तंभ नीचे उतरा, जिसने युवराज युवान के निवास के आसपास के स्थान को ढक लिया। यह युमेश राजवंश था, जो इस क्षेत्र को अलग करने के लिए अपने शहर सुरक्षा व्यूह को सक्रिय कर रहा था। युमेश राजवंश पशुपालन संप्रदाय और विराट के बीच संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन वे भी हाथ पर हाथ धरे बैठने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। युमेश शाही शहर कई स्थानिक मार्गों से घिरा हुआ था। हालांकि शहर में ही कई व्यूहों के कारण अत्यधिक दबाव और स्थानिक स्थिरता थी, लेकिन भैरव और विराट दोनों बेहद शक्तिशाली थे। यदि वे वास्तव में युद्ध में शामिल होते तो लड़ाई के झटके उन स्थानिक मार्गों को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित कर सकते थे। यदि इस युद्ध के झटके स्थानिक मार्गों को प्रभावित करते और उन्हें ढा देते तो पूरा युमेश शाही शहर बर्बाद हो जाता। परिणाम स्वरूप स्थानिक अशांति संभावित रूप से पूरे शहर को अपनी चपेट में ले सकती थी। भले ही वे भागने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली होते, लेकिन वे अनिवार्य रूप से दाव संघ से गंभीर दंड का सामना करते। इसलिए भले ही युमेश राजवंश तमाशा देखना चाहता था, लेकिन वे पूरी तरह से अलग रहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। आने वाली लड़ाई को देखकर युमेश राजवंश ने आखिरकार अब और संकोच करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपने शहर सुरक्षा व्यूह को सक्रिय कर दिया, जिससे क्षेत्र पूरी तरह से अलग हो गया। युमेश राजवंश का शहर सुरक्षा व्यूह बेहद शक्तिशाली था। एक बार पूरी तरह से सक्रिय हो जाने पर एक दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ के लिए भी इसे तोड़ना मुश्किल होगा। हालांकि व्यूह अभी पूरी तरह से सक्रिय नहीं था, बल्कि केवल आंशिक रूप से सक्रिय था, लेकिन परिणामी रक्षात्मक ढाल अभी भी आरोहण लोक के शिखर स्तर के विशेषज्ञ की लड़ाई का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। इस तरह चाहे भैरव और विराट कितनी भी भीषण लड़ाई लड़ें, लड़ाई के लिए अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करना मुश्किल होगा। आकाश में एक विशालकाय हाथ एक तेज तलवार की रोशनी से टकराया। अंततः हाथ तलवार की रोशनी से दो टुकड़ों में कट गया और तलवार की रोशनी भी हाथ से बिखर गई। टकराव बराबरी का रहा। हर कोई इससे हैरान था, खासकर पशुपालन संप्रदाय के योद्धा, जिनके चेहरों पर अविश्वास के भाव थे। यह कैसे हो सकता है? यह लड़की भैरव के हमले का सामना कैसे कर सकती है? हालांकि भैरव ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन मध्य आरोहण लोक का योद्धा भी आसानी से इसका सामना नहीं कर पाएगा। अर्ध आरोहण लोक के योद्धा की तो बात ही छोड़िए। भैरव पृथ्वी योद्धा सूची में 6ठे स्थान पर रहने वाला एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ था। उन अद्वितीय प्रतिभाओं के अलावा जो शीर्ष 10 में भी स्थान पर हैं, कौन उसी स्तर पर उसे टक्कर दे सकता था? लेकिन अब यह लड़की, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, आसानी से भैरव के हमले का सामना कर गई और अपनी जगह से हिली भी नहीं। यह देखकर भैरव की आंखों में भी घोर आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ।
उसने चंपा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अचानक पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी हो? उसने तुरंत उस तलवार के वार को पहचान लिया था जिसे लड़की ने अभी अभी दिव्य पवन महल की युद्ध कला के रूप में चलाया था। दिव्य पवन महल के भीतर आरोहण लोक से नीचे का कोई भी योद्धा ऐसा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। यहां तक कि उर्मिला अपनी असाधारण युद्ध कला प्रतिभा के साथ आसानी से उसकी हथेली के हमले का सामना नहीं कर सकती थी। केवल एक ही थी जो संभवतः ऐसा कर सकती थी, वह थी दिव्य पवन महल की प्रसिद्ध युवा स्वामिनी। सही है, मैं हूं। चंपा ने बिना नकारे से हिलाया। चंपा के शब्द सुनकर पशुपालन संप्रदाय के योद्धाओं में एक और हंगामा मच गया, खासकर करण, योगेश और सोहन, जिनकी आंखें गौर सदमे से फैल गईं। मोटा सोहन जोर से कांपा, उसका शरीर ढीला पड़ गया, लगभग अपना संतुलन खो बैठा और आकाश से गिरने ही वाला था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि विराट के बगल में रहस्यमय लड़की वास्तव में दिव्य पवन महल की प्रसिद्ध युवा स्वामिनी थी। इसके अलावा दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी इतनी शक्तिशाली थी कि वह वास्तव में भैरव को टक्कर दे सकती थी। अगर इस युवा स्वामिनी ने उस रात उन पर हमला किया होता तो न केवल वह बल्कि करण और योगेश भी युवराज युवान के निवास को जीवित छोड़ने में सक्षम नहीं होते। वह जितना अधिक इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक भयभीत हो जाता। न केवल वह बेहद डरा हुआ था बल्कि करण और योगेश भी बेहतर स्थिति में नहीं थे। हालांकि वे सोहन जितने दयनीय नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे भी राख जैसे हो गए थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे अब तक जीवित रहने के लिए अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली थे। उन्होंने वास्तव में एक ऐसी जगह पर रात में छापा मारने की हिम्मत की थी जहां दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी स्थित थी। वे वास्तव में अज्ञानी और निडर थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि 1 साल से कुछ अधिक समय पहले दिव्य पवन महल की यह युवा स्वामिनी अभी तक अर्ध आरोहण लोक में नहीं टूटी थी, बल्कि अभी भी महान क्षेत्र के शिखर पर थी। तो दिव्य पवन महल की यह युवा स्वामिनी पिछले 1 साल के भीतर अर्ध आरोहण लोक में टूट गई। इतने कम समय में इतनी भयानक युद्ध शक्ति प्राप्त करना वास्तव में आश्चर्यजनक है। युवा स्वामिनी, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। आपकी युद्ध कला प्रतिभा इतनी राक्षसी है, यह वास्तव में लुभावनी है, भैरव ने कहा। उस बेहद खूबसूरत युवती को देखते हुए युवा स्वामिनी की साधना गति वास्तव में अभूतपूर्व है। वह 100 साल से भी कम समय में अर्ध आरोहण लोक तक पहुंच गई। यहां तक कि उसे भी पृथ्वी योद्धा सूची में 6ठे स्थान पर रहने वाले एक युद्ध कला कौतुक ईमानदारी से उसकी प्रशंसा करनी पड़ी। पृथ्वी योद्धा सूची पर शीर्ष 10 युद्ध कला कौतुकों में से सबसे तेज साधक को भी अर्ध आरोहण लोक तक पहुंचने में 2 से 300 साल लगते हैं। भैरव के शब्द सुनकर चंपा चुप रही। वह अपनी स्थिति को बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसने जो कुछ भी हासिल किया था वह सब उसके मालिक की बदौलत था। अगर मालिक नहीं होते तो उसके पास कोई युद्ध कला प्रतिभा भी नहीं होती। वह बस एक साधारण नश्वर होती जो साधना करने में असमर्थ होती। यह इसलिए था क्योंकि मालिक ने उसकी काया को बदलने के लिए अपने स्वयं के रक्तवंश का उपयोग किया, जिससे उसे स्वर्गीय फीनिक्स रक्तवंश को जागृत करने की अनुमति मिली कि वह आज वहां पहुंची थी जहां वह थी। इसके अलावा इतनी जल्दी अर्ध आरोहण लोक में साधना करने की उसकी क्षमता पूरी तरह से मालिक के अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी साधना संसाधनों के कारण थी। युवा स्वामिनी, आज का मामला मेरे और इस छोटे जानवर के बीच है। मुझे उम्मीद है कि दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी हस्तक्षेप नहीं करेगी, भैरव ने चंपा से कहा। दिव्य पवन महल आखिरकार 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक था और यह कहा जाता था कि पिछले 10 वर्षों में दिव्य पवन महल बहुत तेजी से विकसित हुआ था और दिव्य पवन महल की महारानी रेणुका पहले ही अर्ध दिव्य विकास लोक में टूट चुकी थी। यह युवा स्वामिनी स्थिति और युद्ध कला प्रतिभा के मामले में किसी भी तरह से उससे पशुपालन संप्रदाय के युवा मालिक से कमतर नहीं थी। इसलिए भैरव दिव्य पवन महल की इस युवा स्वामिनी से भिड़ना नहीं चाहता था। मालिक के मामले मेरे मामले हैं। जब तक मैं यहां हूं तुम्हें मेरे मालिक को जरा भी नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चंपा ने उसे घूरते हुए दृढ़ता से कहा। आज का भैरव करण और अन्य या लोह पर्वत संप्रदाय प्रमुख प्रवीण सिंह जैसा नहीं है। उसकी स्थिति और पद बहुत ऊंचा है और उसके आसपास के योद्धाओं की संख्या और ताकत बहुत अधिक है। इस तरह के खतरे का सामना करते हुए उसे भैरव को कार्रवाई करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करने के लिए अपनी पहचान उजागर करनी पड़ी। यही कारण है कि आज भैरव के हमले के सामने सबसे पहले आगे आने वाली वही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके मालिक को जरा भी नुकसान हो। विराट के साथ इतना समय बिताने के बाद उसे उसकी ताकत और पृष्ठभूमि की एक निश्चित समझ थी। विराट की ताकत और संसाधनों के साथ वह निश्चित रूप से भैरव से नहीं डरती थी, लेकिन अगर कोई बड़ी लड़ाई छिड़ जाती तो यह संभवतः आपसी विनाश में समाप्त होगी। इसलिए वह भैरव को पीछे हटाने के लिए अपनी पहचान उजागर करना चाहती थी। यदि संभव हो तो इस लड़ाई से बचा जाना चाहिए। कुछ समय बाद जब मालिक की ताकत और बेहतर हो जाएगी तो वह उस समय भैरव का सामना करने में बहुत अधिक आश्वस्त होंगे। चंपा के शब्द सुनकर भैरव दंग रह गया। विराट की ओर इशारा करते हुए उसने अविश्वास से पूछा, तुमने अभी इस बच्चे को क्या कहा? मालिक? सही है, वह मेरे मालिक हैं। चंपा ने सिर हिलाया। चंपा के शब्दों ने पशुपालन संप्रदाय के सदस्यों के बीच हलचल मचा दी। वे विराट को अपनी आंखों में घोर आश्चर्य के साथ घूर रहे थे। क्या लघु महान क्षेत्र के मध्य चरण का यह मात्र चींटी वास्तव में दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी का मालिक है? लानत है, यह बच्चा आखिर है कौन? चंपा के शब्द सुनकर भैरव का चेहरा अविश्वसनीय रूप
राक्षसी प्रतिभा जो कोई भी उसका होने की आकांक्षा करने की हिम्मत करेगा, केवल वह समान रूप से राक्षसी कौतुक महायोद्धा मानव जो पृथ्वी योद्धा सूची में पहले स्थान पर है उसके योग्य है। इसलिए अधिकांश युवा प्रतिभाएं केवल शिखा शर्मा की प्रशंसा करने की हिम्मत करती हैं, बिना किसी अनुचित विचार को रखने की हिम्मत किए। वास्तव में केवल दो लोग हैं जिनका वे वास्तव में पीछा करने की हिम्मत करते हैं, दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी चंपा और दाव संघ की शिष्या वैदेही। अब भैरव ने वास्तव में दिव्य पवन महल की इस युवा स्वामिनी, दाव संघ की युवा पीढ़ी की 4 सुंदरियों में से एक को लघु महान क्षेत्र के मध्य चरण के एकमात्र चींटी जैसे कल्टीवेटर को मालिक कहते सुना। कोई भी उसकी ईर्ष्या की सीमा की कल्पना कर सकता है। उस उग्र ईर्ष्या से जलते हुए भैरव का चेहरा गुस्से से विकृत और टेढ़ा हो गया था। हा हा हा, तू छोटे जानवर, तूने वास्तव में दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी को मालिक कहने के लिए बरगलाने की हिम्मत की? तुझ में कुछ तो बात है। आज मैं इस छोटे कमीने को खत्म कर दूंगा जिसने दिव्य पवन महल की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। भैरव अचानक हंसी के साथ दहाड़ा। उसकी आवाज पागलपन से भरी थी। जाओ, युवा स्वामिनी को छोड़कर यहां सभी को मार डालो, किसी को भी जीवित मत छोड़ो। भैरव ने अपने आसपास के पशुपालन संप्रदाय के योद्धाओं पर खतरनाक तरीके से चिल्लाया। इतना कहकर भैरव ने अपने हाथ फैलाए और 2 सुनहरी गदाएं उसके बाएं और दाएं हाथों में दिखाई दी। अपने हाथों की एक लहर के साथ 2 बड़े हथौड़े अचानक बड़े हो गए जैसे 2 पहाड़ और विराट की ओर नीचे गिर गए। भैरव का आदेश पाकर पशुपालन संप्रदाय के योद्धाओं ने नीचे विराट और अन्य लोगों पर भी हमले शुरू कर दिए। यह देखकर चंपा के चेहरे पर असमंजस छा गया। अपनी पहचान उजागर करने के बाद भी वे हार मानने को तैयार क्यों नहीं थे? भैरव और अन्य पशुपालन संप्रदाय के योद्धाओं को अपना हमला शुरू करते देख विराट ने एक हाथ से मुद्रा बनाई और धीरे से चिल्लाया, जाओ। उसकी चीख के साथ एक विशाल ऊर्जा ढाल ने युवराज युवान की पूरी हवेली को ढक लिया। धड़ाम! भैरव के 2 बड़े हथौड़े ऊर्जा ढाल से टकराए जिससे पूरे रक्षात्मक व्यूह की ऊर्जा ढाल हिंसक रूप से हिल गई। हालांकि यद्यपि ऊर्जा ढाल टूटने की कगार पर थी, लेकिन इसने अंततः भैरव के हमले का सामना किया। चंपा, बस वहां खड़ी मत रहो, तुम इस स्थिति में विचलित नहीं हो सकती। विराट ने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके सिर को सहलाया, धीरे से बोला, यह छोटी लड़की बहुत भोली है। वह सोचती है कि अपनी पहचान उजागर करने से भैरव डर जाएगा। अगर कोई और होता तो यह चाल काम कर सकती थी, लेकिन भैरव पशुपालन संप्रदाय का युवा मालिक है और उसकी स्थिति किसी भी तरह से उसकी दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी से कम नहीं है। वह उसके नाम से कैसे डर सकता है? मालिक, क्या मैंने चीजें और खराब कर दी? चंपा ने कहा। उसकी आंखों में उलझन और उदासी भरी थी। ऐसा लग रहा था कि उसने इस बार चीजें और खराब कर दी हैं। छोटी लड़की, इतना मत सोचो। विराट ने उसे सांत्वना दी। चूंकि वे इतनी बड़ी सेना के साथ आए थे, वे इसे कभी जाने नहीं देने वाले थे। तुम अपनी पहचान दिखाओ या नहीं, यह परिणाम अपरिहार्य था। यह सुनकर चंपा को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। बॉस, क्या मुझे बाहर जाकर उनसे लड़ना चाहिए? ये कमीने वास्तव में बहुत आगे बयाच रहे हैं, शार्दुल ने इस समय कहा। दुश्मन का हमला बहुत भयंकर था। इस डर से बॉस का रक्षात्मक ढांचा ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। केवल बाहर निकलकर और दुश्मन के हमले को बाधित करके ही इस रक्षात्मक ढांचे को संभवतः लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। कोई जल्दी नहीं, थोड़ा इंतजार करो, विराट ने हाथ लहराते हुए कहा। उसने आकाश में स्थिति को ऊपर देखा। दुश्मन का हमला वास्तव में अविश्वसनीय रूप से भयंकर था। इतने सारे विशेषज्ञों के सेना में शामिल होने के साथ ही काफी संख्या में खूंखार जानवर, उनके हमले की शक्ति आरोहण लोक के शिखर स्तर के विशेषज्ञ से लगभग कम नहीं थी। हालांकि लौह पर्वत संप्रदाय के हमले के बाद उसके रक्षात्मक ढांचे को मजबूत किया गया था, लेकिन यह ज्यादा से ज्यादा आरोहण लोक के अंतिम चरण के विशेषज्ञ के हमले का सामना कर सकता था। आखिरकार युमेश शाही शहर में वह अपने बहुत सारे खजाने को उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए व्यूह को स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री ज्यादातर निम्न श्रेणी और मध्यम श्रेणी की 9वीं रैंक के जादुई हथियार और दुर्लभ सामग्री थी। उच्च श्रेणी की 9वीं रैंक की सामग्री व्यावहारिक रूप से न के बराबर थी। इस व्यूह की रक्षात्मक शक्ति के साथ इतने शक्तिशाली हमले का सामना करना अभी भी कुछ हद तक मुश्किल होगा। दुर्भाग्य से ये लोग लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धाओं की तुलना में बहुत होशियार थे। वे तुरंत उसके आंगन में नहीं कूदे, बल्कि इसके बजाय युवराज युवान के निवास के ऊपर मंडराते रहे, जिससे उसका भ्रम जाल बेकार हो गया। अगर वे आंगन में प्रवेश करते और उसके द्वारा स्थापित भ्रम जाल में गिर जाते तो चीजें बहुत आसान हो जाती। हालांकि चूंकि ऐसी बात थी, इसलिए एक कठिन लड़ाई अपरिहार्य थी। विराट ने पशुपालन संप्रदाय के उन योद्धाओं पर नजर डाली जो रक्षात्मक व्यूह की प्रकाश बाधा पर पागलों की तरह हमला कर रहे थे, और उसके हाथ कई हाथ मुद्राओं में चले गए। हवेली में स्थापित व्यूह को सक्रिय कर दिया। युवराज युवान की हवेली में उसने जो व्यूह स्थापित किया था वह न केवल एक रक्षात्मक व्यूह था, इसमें एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हत्यारा व्यूह भी शामिल था। जैसे ही उसने अपने हाथों को कई मुद्राओं में घुमाया, हवेली के भीतर एक अतुलनीय भयानक तलवार संकल्प उठ खड़ा हुआ। हवेली के चारों ओर विशाल तलवार के आकार के प्रेत दिखाई दिए। जाओ, विराट चिल्लाया, एक तलवार मंत्र बनाते हुए और इसे पशुपालन संप्रदाय के योद्धाओं की ओर इंगित करते हुए। आंगन में तलवार के आकार के प्रेत तेज तलवार संकल्प बिखेरते हुए तैरती मछलियों की तरह पशुपालन संप्रदाय के योद्धाओं की ओर गोली की तरह चले। आहा! तलवार के आकार के प्रेतों की बौछार के बीच पशुपालन संप्रदाय के योद्धाओं से पीड़ा की चीखें निकली। अनगिनत योद्धा गंभीर रूप से घायल हो गए। कम से कम आधे योद्धा और उनके साथ आने वाले जानवर भी मारे गए। उनका खून आकाश से नीचे बरस रहा था। विशाल तलवार के आकार के प्रेतों को अपनी ओर आते देख सोहन को अपने भीतर मौत का एक भयानक खतरा महसूस हुआ। उसने हताशा में अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी शक्ति उसके सामना करने के लिए बहुत अधिक थी। तलवार के आकार के प्रेतों ने उसके बचाव को छेद दिया, उसके शरीर को छेद दिया और तुरंत उसे खून के गुच्छों में काट दिया। नहीं! मरने से पहले मोटा आदमी डर के मारे चिल्लाया। उसकी आंखें तीव्र पछतावे से भरी थीं। उसे आज वास्तव में इस झमेले में शामिल नहीं होना चाहिए था। विराट ने उस दिन उसकी जान बख्श दी थी। उसे विराट को उकसाना जारी नहीं रखना चाहिए था। यदि उसने द्वेष नहीं रखा होता और विराट को उकसाना जारी नहीं रखा होता तो वह आज नहीं मरता। लेकिन दुर्भाग्य से अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगले ही पल उसकी चेतना अंतहीन अंधकार में डूब गई। मोटे! यह देखकर कर्ण गुस्से में चिल्लाया। मोटे को खतरे में देखकर वह उसे बचाने के लिए बेताब था, लेकिन तलवार व्यूह की शक्ति बहुत अधिक थी। वह बमुश्किल खुद को बचाने में सक्षम था। मोटे की तो बात ही छोड़िए, हालांकि उसकी ताकत अंततः मोटे सोहन की तुलना में बहुत अधिक थी। तलवार की बारिश से घायल होने के बावजूद वह अपनी पूरी कोशिश के बावजूद जीवित रहने में सफल रहा। तलवार की बारिश की इस लहर के तहत पशुपालन संप्रदाय के युवा मालिक भैरव, उसके 2 खूंखार जानवर और उसके निजी अंगरक्षक एल्डर केदार के अलावा लगभग हर दूसरा जीवित पशुपालन संप्रदाय योद्धा घायल हो गया था। यह देखकर भैरव तुरंत क्रोधित हो गया।
वह दहाड़ा और उसके जुड़वां हथौड़े चमकदार रोशनी से चमक उठे, दो विशाल पहाड़ों में बदल गए जो नीचे रक्षात्मक प्रकाश बाधा पर नीचे गिर गए। धड़ाम, एक कान फोड़ने वाली दहाड़ गूंज उठी, क्योंकि पहले से ही अस्थिर रक्षात्मक बाधा इस विशाल प्रहार से टकराकर अनगिनत मकड़ी के जाले जैसी दरारों के साथ खुल गई। मेरे पीछे आओ और इसे तोड़कर बाहर निकलो, विराट चिल्लाया। अगली लहर को उजागर करने से पहले उसके हत्यारे व्यूह को शुरुआती हमले के बाद गति बनाने की जरूरत थी, लेकिन वह भैरव और अन्य पशुपालन संप्रदाय के योद्धाओं को इसे पूरी तरह से चार्ज होने से पहले तोड़ने की अनुमति नहीं दे सकता था, अन्यथा वह इस व्यूह का एक प्रमुख हथियार खो देगा। इतना कहकर विराट रक्षात्मक प्रकाश बाधा से सबसे पहले बाहर निकला। यह देखकर चंपा, शार्दुल, नीलिमा, कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान ने उसका अनुसरण किया, बाहर की ओर चार्ज करते हुए। रक्षात्मक प्रकाश बाधा से बाहर उड़ने के बाद चंपा ने तुरंत भैरव की ओर चार्ज किया। इन पशुपालन संप्रदाय के योद्धाओं में भैरव स्पष्ट रूप से सबसे मजबूत था, यहां तक कि उसके बगल वाले मध्य आरोहण लोक के बुजुर्ग से भी ज्यादा मजबूत। शार्दुल ने अग्निपंख सिम्हा और स्वर्ण नेत्र तेंदुआ पर हमला करना चुना, दो खूंखार जानवरों को अकेले चुनौती दी। नन्ही नीलिमा ने एल्डर केदार को निशाना बनाया, जो भैरव का निजी अंगरक्षक था, जो मध्य आरोहण लोक में भी था। यह देखकर विराट ने चंपा, शार्दुल और नन्ही नीलिमा के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की, बल्कि इसके बजाय बुरी तरह घायल योगेश और कर्ण पर हमला किया। वर्तमान में उसकी ताकत वास्तव में चंपा, शार्दुल और नन्ही नीलिमा की तुलना में काफी कमजोर थी। अपने अंतिम तुक के इक्के का उपयोग किए बिना उसकी युद्ध शक्ति उन तीनों से कम थी। इसके अलावा इस लड़ाई को चंपा के लिए अपने कौशल को सुधारने और पृथ्वी योद्धा सूची पर इन शीर्ष 10 कौतुकों के खिलाफ अपने युद्ध अनुभव को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है। इस प्रकार उसे 1.5 साल बाद होने वाले मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जा सकता है। हालांकि भैरव और अन्य पशुपालन संप्रदाय के योद्धा बहुत मजबूत थे, फिर भी वे विराट के नियंत्रण में थे। इसलिए विराट ने इस लड़ाई को मुख्य रूप से अपने युद्ध अनुभव को सुधारने के अवसर के रूप में देखा, और यह प्राचीन महाद्वीप में उनके प्रशिक्षण की प्रभावशीलता का परीक्षण करने का भी एक अच्छा मौका होगा। इसलिए जब विराट ने योगेश और कर्ण पर हमला किया तो उसने तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली त्रुप के इक्के को उजागर नहीं किया। उसे उन सभी को एक बार में खत्म करने की जल्दी नहीं थी। विराट, चंपा, शार्दुल और नन्ही नीलिमा द्वारा सबसे मजबूत विरोधियों से निपटने के बाद कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान ने शेष पशुपालन संप्रदाय के योद्धाओं और खूंखार जानवरों से निपटने का विकल्प चुना। आकाश में एक भीषण लड़ाई छिड़ गई, ऊर्जा के भयानक झटके सुनामी की तरह बाहर की ओर बह गए। हालांकि युमेश शाही शहर के सुरक्षात्मक व्यूह के लिए धन्यवाद, ये झटके पूरी तरह से इस स्थान के भीतर निहित थे, बाहर की ओर फैलने में असमर्थ थे। युवा स्वामिनी, यदि आप इतनी जिद्दी बनी रही तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। भैरव ने चंपा को घूरा, उसका चेहरा राग जैसा हो गया। उसने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि चीजें इस बिंदु तक विकसित होंगी। मूल रूप से उसने उम्मीद की थी कि इतने सारे शक्तिशाली पशुपालन संप्रदाय विशेषज्ञों के साथ वह आसानी से विराट और उसके समूह को दबा सकता है। हालांकि उसने कर्ण से सुना था कि जब लोह पर्वत संप्रदाय के प्रमुख प्रवीण सिंह ने विराट पर हमला करने के लिए 10 से कम आरोहण लोक विशेषज्ञों का नेतृत्व नहीं किया तो वे लगभग पूरी तरह से मिट गए थे। उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। लोह पर्वत संप्रदाय का वह कचरा उसकी तुलना कैसे कर सकता है? अगर उसे कोई कदम उठाना होता तो वह अकेले ही प्रवीण सिंह और उसके लोह पर्वत संप्रदाय के योद्धाओं का सफाया कर सकता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनमें से कोई भी नहीं बच पाए। हालांकि जब उसने वास्तव में विराट का सामना किया तो भैरव को एहसास हुआ कि उसने गलत गणना की थी। विराट की ताकत को कम आंकते हुए उसे शुरू से ही एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नुकसान उठाना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उसके द्वारा लाए गए पशुपालन संप्रदाय के योद्धाओं को भारी नुकसान हुआ। इस समय भैरव बेहद निराश और क्रोधित था। उसकी हत्या की मंशा जोर शोर से जल रही थी। बकवास बंद करो, अगर तुमने मेरे मालिक को छूने की हिम्मत की तो मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगी, चंपा ने सख्त चेहरे के साथ कहा। चंपा के शब्द सुनकर भैरव की ईर्ष्या और भी तीव्रता से जल उठी। युवा स्वामिनी, तुमने यह खुद मांगा है, इसलिए मुझे क्रूर होने के लिए दोष मत देना, भैरव ने एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ कहा। जैसे ही वह बोला उसने अपने जुड़वां हथौड़े घुमाए और चंपा पर अपना असली हमला शुरू कर दिया। पहले उसके पास कुछ आरक्षण थे और वह वास्तव में चंपा पर हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन इस समय वह वास्तव में चंपा से क्रोधित था और उसके दिल में ईर्ष्या और क्रोध ने उसके फैसले को पूरी तरह से बादल दिया था। जब उसने अपनी असली ताकत को उजागर करना शुरू किया तो चंपा की स्थिति तुरंत कठिन हो गई। हालांकि चंपा की युद्ध शक्ति कमजोर नहीं थी, लेकिन उसने हाल ही में अर्ध आरोहण लोक में प्रवेश किया था और उसका दायरा अभी तक वास्तव में स्थिर नहीं था। भैरव की तुलना में पृथ्वी योद्धा सूची में 6ठे स्थान पर एक अद्वितीय प्रतिभा, उनके बीच अभी भी काफी अंतर था। भैरव के भयंकर हमलों के तहत चंपा को संघर्ष करना शुरू करना पड़ा। एक अगरबत्ती के जलने के समय कुछ मिनटों के बाद चंपा पूरी तरह से नुकसान में थी। युवा स्वामिनी, बेहतर होगा कि तुम चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो, तुम मुझे नहीं हरा सकती, भैरव ने चंपा को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। यह सुनकर चंपा चुप रही। उसने अपनी हथेली खोली और उसके हाथ में एक ताबीज दिखाई दिया। उसने ताबीज को अपने शरीर पर थप्पड़ मारा और यह तुरंत प्रकाश की एक धारा में बदल गया, उसके शरीर में प्रवेश कर गया। ताबीज के उसके शरीर में विलीन होने के बाद चंपा ने तुरंत एक शक्तिशाली आभा को उजागर किया। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। इस काफी उन्नत ताबीज का उपयोग करने के बाद चंपा ने तुरंत नुकसान को उलट दिया और एक बार फिर भैरव के साथ गतिरोध में थी। यह देखकर भैरव हैरान रह गया। यह किस तरह का ताबीज है? यह इस युवा स्वामिनी की ताकत को इतने बड़े अंतर से तुरंत बढ़ा सकता है? भले ही उसने ऐसे ताबीज का इस्तेमाल किया हो तो क्या हुआ? यह ताकत अंततः बाहरी साधनों द्वारा बढ़ाई गई है और यह हमेशा के लिए नहीं रह सकती। एक बार ताबीज का प्रभाव खत्म हो जाने पर वह देर सबेर हार जाएगी। भैरव का चेहरा उदास था और उसने और कुछ नहीं कहा। उसने चंपा पर एक भयंकर हमला किया। उसके दो बड़े हथौड़े दो विशाल छोटे पहाड़ों में बदल गए जो लगातार चंपा पर नीचे गिर रहे थे। भैरव के भयंकर हमले का सामना करते हुए चंपा ने अपना छोटा चेहरा तनावपूर्ण रखा और एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपनी लंबी तलवार को शांति से चलाया, तेज तलवार की रोशनी के साथ जवाब दिया और लगातार भैरव के हमलों को रोकती रही। कभी कभी वह कुछ जवाबी हमले करने में भी सक्षम थी। दोनों के बीच की लड़ाई कुछ समय के लिए गतिरोध में थी। चंपा स्वाभाविक रूप से भैरव को हरा नहीं सकती थी, लेकिन भैरव के लिए भी चंपा को कम समय में हराना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ शार्दुल भैरव के दो जन्मजात आत्मा जानवरों के खिलाफ अकेले लड़ते हुए नुकसान में नहीं था और यहां तक कि लगातार दो खूंखार जानवरों को दबाने में कामयाब रहा। लड़ाई की गर्मी में शार्दुल दहाड़ा,
एक विशाल सफेद बाघ में बदल गया, आकाश की ओर बढ़ता हुआ और अत्यधिक क्रूरता बिखेरता हुआ। उसकी भयानक शक्ति के दबाव में अग्निपंख सिम्हा और स्वर्ण नेत्र तेंदुआ ने बहुत डर दिखाया। उनकी ताकत बहुत दबा दी गई। वे पहले से ही शार्दुल के हमलों के खिलाफ नुकसान में थे और अब उनकी ताकत को और दबा दिया गया। उनकी स्थिति और भी भयानक थी। एक पल में दो खूंखार जानवरों को शार्दुल के हमलों के तहत बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके शरीर उसके तेज पंजे से खूनी खरोंच से ढके हुए थे। भैरव, जो चंपा से लड़ रहा था, इस दृश्य से पूरी तरह हैरान था। इस सफेद बाघ के पास कौन सा रक्तवंश है जो इतना भयानक रूप से शक्तिशाली है, यहां तक कि उसके दो जन्मजात आत्मा जानवरों को भी दबा रहा है? ये दो जन्मजात आत्मा जानवर साधारण राक्षसी जानवर नहीं थे। वे प्राचीन अवशेषों के रक्तवंश वाले असाधारण प्राणी थे। उसने उन्हें वश में करने के लिए बहुत प्रयास किया था। उनकी युद्ध शक्ति उसके खुद से बहुत कमजोर नहीं थी। यहां तक कि उनमें से एक के पास भी एक साधारण आरोहण लोक के अंतिम चरण के विशेषज्ञ को टक्कर देने की ताकत थी। दोनों के संयुक्त होने की तो बात ही छोड़िए। फिर भी यह सफेद बाघ रक्तवंश के मामले में उसके दो जन्मजात आत्मा जानवरों पर जबरदस्त दबाव डाल सकता था। स्पष्ट रूप से इस सफेद बाघ का रक्तवंश स्तर उसके दो जन्मजात आत्मा जानवरों से बहुत बेहतर था। सफेद बाघ की असाधारण क्षमताएं करण द्वारा वर्णित की तुलना में कहीं अधिक थीं। यदि वह इस सफेद बाघ को वश में कर सकता है और इसे अपने स्वयं के जन्मजात आत्मा जानवर में पालतू बना सकता है, तो यह न केवल एक बड़ी मदद बन जाएगा बल्कि उसकी साधना को भी बहुत बढ़ाएगा। पशुपालन संप्रदाय के साधना के तरीके काफी अनोखे हैं। जितना मजबूत जन्मजात आत्मा जानवर वश में किया जाता है, उतना ही अधिक लाभ किसी की साधना को होता है। इसलिए पशुपालन संप्रदाय के योद्धाओं में अन्य योद्धाओं की तुलना में ऐसे अद्भुत जानवरों के लिए अधिक इच्छा होती है। युवा स्वामिनी, यदि आप मुझे वह सफेद बाघ दे सकती हैं तो मैं आज जो हुआ उसे माफ कर दूंगा और भूल जाऊंगा, और मैं आपका एक एहसान भी मानूंगा। क्या कहती हैं? भैरव ने चंपा से कहा। यदि वह इस सफेद बाघ को प्राप्त कर सकता है तो बाकी सब कुछ तुच्छ होगा। बकवास! तू कचरे का टुकड़ा! तू वास्तव में शेरू दादा की लालच करने की हिम्मत करता है? सपने देखता रह! भैरव के शब्द सुनकर शार्दुल गुस्से में उड़ गया और जोर से गाली दी। क्रोधित होकर शार्दुल ने अपना विशाल पंजा घुमाया, इसे अग्निपंख सिम्हा पर पटक दिया। एक कान फोड़ने वाली दहाड़ के साथ शेर एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। तुम दो कचरे के टुकड़े, मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूं। या तो चुपचाप मेरे पीछे आओ और मैं अनिच्छा से तुम पर दया कर सकता हूं और तुम्हें अपने अधीनस्थ के रूप में स्वीकार कर सकता हूं, या मैं तुम दोनों को अपने पंजे के एक स्वाइप से कुचल दूंगा। शार्दुल दहाड़ा। उसकी विशाल आंखें अग्निपंख सिम्हा और स्वर्ण नेत्र तेंदुआ को घूर रही थीं। यह सुनकर अग्निपंख सिम्हा और स्वर्ण नेत्र तेंदुआ कांप उठे। उन्होंने एक नजर का आदान प्रदान किया। उनकी आंखें हिचकिचाहट से भरी थीं। इस सफेद बाघ का सामना करते हुए उन्होंने जो दबाव महसूस किया वह बहुत बड़ा था। यह केवल भैरव के दबाव के कारण था कि उनके पास इस सफेद बाघ से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा वे पहले ही मुड़कर भाग चुके होते। सफेद बाघ के रक्तवंश ने उन पर भारी दबाव डाला। इस सफेद बाघ के सामने उन्होंने गहरा डर महसूस किया और अनजाने में उनके दिलों में अधीनता का विचार पैदा हुआ। वह मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए युमेश शाही शहर तक पहुंची थी। अगर विराट ने उसकी साधना को इसी तरह सील रखा